पुस्तक का नाम है द स्ट्रेंजर अर्थात अजनबी या अपरिचित। लिखी है एल्बर्ट कामू जी ने। एक पहला भाग। एक। आज माँ की मृत्यु हो गई है। हो सकता है कल हुई हो, ठीक ठीक नहीं बता सकता। आश्रम से आए तार में बस इतना ही लिखा है, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया है। अंत्येष्टि कल है। हार्दिक संवेदना। इस मजमून में तो काफ़ी गुंजाइश है। हो सकता है मृत्यु कल ही हुई हो। मारेंगो का वृद्धाश्रम अल्जियर्स नगर से कोई 50 मील दूर है। 2 बजे की बस लूँ तो दिन छिपे से काफ़ी पहले पहुँच लूँगा। शव के सिरहाने रत जगह की प्रथा निभाकर कल शाम तक आसानी से लौटा भी जा सकेगा। अपने दिन से 2 दिन की छुट्टी मांग ली है। ऐसे मौके पर वे मना भी कैसे करते। फिर भी जाने क्यों मुझे लगा जैसे वे मुझे कुछ झुंझला उठे। मैं बिना बोले ही बोल पड़ा, माफ़ कीजिए साहब, इसमें देखिए मेरा तो कोई कसूर नहीं है। बाद में ख्याल आया कि यह सब मुझे नहीं कहना था। मुझे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी। यह तो खुद उन्हें ही चाहिए था कि हमदर्दी जताते या ऐसी ही कोई औपचारिक बात कहते। परसों गर्मी के कपड़ों में देखकर शायद ऐसा कुछ कहें। फिलहाल तो लगता ही नहीं कि माँ नहीं रही। अंत्येष्टि से पक्का हो जाएगा, कहिए बाकायदा सरकारी मुहर लग जाएगी। मैंने 2 बजे की बस ली। चिलचिलाती गर्म दोपहर का समय था। रोज की तरह आज भी मैंने सिलेस्ते के रेस्टोरेंट में खाना खाया था। आज सब कोई बेहद मेहरबान थे। सिलेस्ता बोले, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब मैं बाहर आया तो सब के सब मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए। आते आते तो एकदम हड़बड़ी सी मच गई। ऐन मौके पर मुझे काली टाई और बाहाँ पर बांधने का काला मुहर्रमी पट्टा लाने के लिए इम्यूनियल के यहाँ भागना पड़ा। उसके चाचा भी कुछ ही महीने पहले गुजरे थे, सो उसके पास यह सब था। बस दौड़ते दौड़ते पकड़ी सड़क और आसमान का दौड़ता चौंधा, पेट्रोल का बदबूदार धुआं और रास्ते के झटके, और फिर ऊपर से वह भाग दौड़। शायद इसीलिए मैं बैठते ही ऊँघने लगा। बहरहाल ज़्यादातर रास्ता सोते सोते काटा। आंखें खुली तो देखा एक सिपाही पर लदा हूँ। उसने बत्ती सी चमका कर पूछा, क्या मैं दूर से बस में बैठा आ रहा हूँ। बात करने को मेरा मन नहीं था, इसलिए सिर्फ सिर हिलाकर बात खत्म कर दी। गांव से आश्रम की दूरी कोई मील भर से ज़्यादा होगी। पैदल ही रास्ता तय किया। सीधे माँ को देखना चाहा तो चौकीदार बोला कि पहले वार्डन से मिलना होगा। वार्डन व्यस्त थे, इसलिए थोड़ी राह देखनी पड़ी। जितनी देर में बैठा रहा देखता रहा। चौकीदार मुझसे गप्पे लड़ाता रहा, फिर मुझे दफ्तर ले गया। वार्डन सफ़ेद बालों वाला ठिगना सा आदमी था। कोट के काज में लीजन ऑफ ऑनर का प्रतीक, छोटा सा गुलाब लगाए हुए। यह पदक 1802 में नेपोलियन प्रथम ने फौजी या सामान्य जीवन में की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के बदले चलाया था। वार्डन अपनी नीली नीली पेनीली आंखों से मुझे देख रहा था। फिर हमने हाथ मिलाए। मेरे हाथ को वह इतनी देर तक हाथ में लिए रहा कि मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। इसके बाद मेज पर रखे रजिस्टर को उलट पुलट कर बोला, मदाम मोएरसोल 3 साल पहले इस आश्रम में आई थी। जीविका का उनका अपना कोई साधन नहीं था। उनका सारा भार आपके ही ऊपर था। मुझे ऐसा लगने लगा मानो वह मुझे किसी बात के लिए अपराधी ठहरा रहा हो। इसलिए मैंने सफाई देनी शुरू की तो उसने बीच में ही टोक दिया, बेटा तुम अपनी सफाई क्यों दे रहे हो। मैंने तो खुद उनका सारा पिछला रिकॉर्ड देखा है। तुम तो खुद इस स्थिति में नहीं थे कि ठीक से माँ के भरण पोषण का बोझ उठा सको। अपने देखभाल के लिए उन्हें हर वक्त एक आदमी की ज़रूरत थी। और मुझसे छिपा तो नहीं है कि तुम्हारी जैसी नौकरी करने वाले लड़के को तनख्वाह ही कितनी मिलती है। बहरहाल आश्रम में वह काफ़ी खुशी थी। मैंने कहा, जी हाँ साहब, मेरा भी यही विश्वास है। इस पर वह बोला, अपनी उम्र के कई लोगों से उनकी अच्छी पड़ती थी। लोग अपनी पीढ़ी वालों में ज़्यादा खुश रहते हैं। तुम तो खुद अभी काफ़ी छोटे हो, उनके साथी की कमी थोड़े ही पूरी कर सकते थे। बात सही थी। जिन दिनों हम लोग साथ साथ रहते थे, माँ मुझे बस देखती रहती थी। बातचीत हम लोगों में शायद ही कभी हुई हो। आश्रम के पहले कुछ हफ्ते तो वे काफ़ी रोई धोई, लेकिन यह सब रोना धोना मन न लगने के कारण था। 2 एक महीने के बाद तो यह हालत हो गई कि उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए कहो तो रोने लगे। यह भी उनको भयानक सजा देने देना था। यही कारण था कि पिछले साल उनसे बहुत ही कम मैं मिलने गया। दूसरे
वहाँ जाने का अर्थ यह भी था कि अपना एक रविवार बिगाड़ो, बस तक जाने की तबालत उठाओ, टिकट खरीदो, सफ़र में दोनों तरफ से 2-2 घंटे बैठे बैठे धूल फाको, आने और जाने में पक्के 2 घंटे। खैर, इस सारे दर्द का जिक्र ही छोड़िए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वार्डन क्या बोले जा रहा है। आखिर में वह बोला, अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है कि तुम माँ के दर्शन करोगे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, रूठ खड़ा हुआ। आगे आगे वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। जीना उतरते हुए उसने समझाया, तुम्हारी माँ का शव मुर्दा घर में रखवा दिया गया है, जिससे दूसरे बूढ़ों का मन खराब न हो। मेरा मंशा समझे न, यहाँ तो हर वक्त कोई न कोई मरता ही रहता है। हर बार 2-3 दिन इन लोगों की हालत खराब हो जाती है, यानी लामहुला लामुहाला हमारे नौकर चाकरों को फालतू काम और फिजूल परेशानी। हमने एक खुली जगह पार की। यहाँ छोटे छोटे दलों में बैठे बूढ़े आपस में बात कर रहे थे। हमें आता देखकर चुप हो गए। हम आगे निकले तो पीछे से बातचीत शुरू हो गई। उनके स्वर मुझे पिंजड़े पिंजड़े में बंद पहाड़ी तोतों की याद आ गई। इन लोगों का स्वर अलबत्ता उतना तीखा नहीं था। एक छोटे और कम ऊंचे से मकान के दरवाजे के सामने आकर वार्डन खड़ा हो गया। तो मोशिए, म्योर सोल में मैं यहीं से विदा लूँगा। किसी काम के लिए ज़रूरत हो तो दफ्तर में ही हूँ। अंत्येष्टि कल सुबह करने का विचार है। तब तक तुम अपनी माँ के ताबूत के पास रत जगह भी कर लोगे। तुम्हारा खुद का भी तो मन होगा ही। हाँ, एक बात और, तुम्हारी माँ के साथियों ने बताया है, उनकी कामना थी कि उन्हें चर्च के नियमों के अनुसार ही दफन किया जाए। यो मैंने इसकी सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन सोचा तुम्हें खबर दे दूँ। मैंने कहा, शुक्रिया। जहाँ तक मुझे अपनी माँ का पता है, वे खुल्लम खुल्ला तो नास्तिक नहीं थी, लेकिन इस धर्म कर्म की तरफ उन्होंने अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया था। मैंने मुर्दाघर में कदम रखा। कमरा खूब रोशन और ऐसा साफ स्वच्छ था कि कहीं एक दाग नजर नहीं आता था। दीवारें सफ़ेदी से पुती थी। एक काफ़ी बड़ा रोशनदान था। फर्नीचर के नाम पर कुर्सियाँ और तिपाइयाँ पड़ी थी। 2 तिपाइयाँ कमरे के बीचों बीच खुली थी और उन पर ताबूत टिका था। ढक्कन ऊपर लगा था, लेकिन पेंच बस जरा जरा घुमाकर छोड़ दिए गए थे। निकल की पॉलिश वाले पेंचों के सिरे गहरे अखरोटी रंग के तख्ते के ऊपर निकले खड़े थे। एक अरब औरत मुझसे एक अरब औरत, मुझे लगा नर्स, अर्थी के पास बैठी थी। वह नीली समीज पहनी थी। बालों पर रंग का रुमाल बांधा था शोक रंग का रुमाल बांधा था। पीछे पीछे ही चौकीदार भी आ पहुंचा। उसकी सांस फूली थी। जरूर दौड़ता दौड़ता आया होगा। अभी तो हमने ढक्कन यूं ही रख दिया। वार्डन साहब का हुक्म था कि आप आए तो माँ के दर्शन करने के लिए पेंच खोल दूं। वह ताबूत की ओर बढ़ा तो मैंने उसे रोक दिया। नहीं नहीं, तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ए, ए? क्या कहा? अथा आश्चर्य से उसके मुंह से निकला। आप नहीं चाहते कि मैं? नहीं, मैंने जवाब दिया। पेचकस तो उसने वापस जेब में रख लिया, लेकिन उसकी फटी फटी आंखें मुझ पर टिकी रही। तब मुझे लगा कि यूं मना नहीं करना चाहिए था। इस ख्याल से मैं जरा सा सक पकाया। कुछ पल मुझे देखते रहकर उसने पूछा, क्यों? स्वर में बरसना नहीं, केवल जिज्ञासा थी। भई, इस क्यों का जवाब तो बड़ा मुश्किल है, मैंने कहा। वह अपनी पकी पकी मूंछों से बल देता रहा, फिर बिना मुझसे आंखें मिलाए मुलायम स्वर में बोला, अच्छा, अब मैं समझा। आदमी देखने में अच्छा लगता था। नीली नीली आंखें और फूले फूले गाल। मेरे लिए उसने ताबूत के पास ही एक कुर्सी खींच दी और खुद ठीक और उसके पीछे बैठ गया। नर्स उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। चौकीदार के पास से गुजरी तो वह मेरे कान में बुदबुदा कर बोला, इस बेचारी को फोड़ा हो गया है। अब मैंने जरा और गौर से उसे देखा। आंखों के ठीक नीचे सिर के चारों ओर पट्टी लपेटी हुई थी। नाक की उठान के आसपास का हिस्सा दबकर चपटा हो गया था और उस चेहरे पर उस सफ़ेदी आड़ी पट्टी के सिवा कुछ नहीं दिखता था। उसके जाते ही चौकीदार भी उठ खड़ा हुआ। आप यहाँ अकेले बैठे? पता नहीं। जवाब में मैंने जाने का क्या इशारा किया कि बाहर जाने की बजाय वह मेरी कुर्सी के पीछे आकर खड़ा हो गया। इस कुलबुलाहट से मुझे बेचैनी होने लगी कि कोई मेरी पीठ पर जमा खड़ा है। दिन ढल रहा था और सारे कमरे में सुखद सुकुमार धूप का ज्वार उमड़ पड़ा था। रोशनदान के शीशे पर 2 तितलिये बन बन कर रहे थे। मैं ऐसा
निंदा हो रहा था कि आंखें ही नहीं खुल रही थी। बिना पीछे मुड़े ही मैंने चौकीदार से पूछा, इस आश्रम में तुम्हें कितने दिन हो गए हैं? 5 साल, खट से ऐसा बंद बंदाया उत्तर आया कि लगा मानो वह मेरे सवाल की राह ही देख रहा हो। अब तो बस उसकी मशीन ही चालू हो गई। 10 साल पहले अगर कोई उससे बताता कि तुम्हारी जिंदगी मारेंगो के आश्रम में चौकीदारी करते हुए बीतेगी तो वह हरगिज हरगिज विश्वास न करता। बताया, उम्र 64 साल है और रहने वाला पेरिस का है। जैसे उसने यह बताया तो मैं बिना सोचे समझे बोल उठा, अच्छा, तो तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो? तब याद आया, वार्डन के पास ले जाने से पहले उसने माँ के बारे में कुछ बताया था। वह बोला, इस प्रदेश की, खासकर इन निचले मैदानों में की गर्मी ऐसी है कि माँ को जल्दी से जल्दी कब्र देना अच्छा है। पेरिस की बात और है, वहाँ तो 3 दिन, कभी कभी तो 4 दिन शव को रख लेते हैं और कुछ नहीं बिगड़ता। फिर वह बताता रहा कि अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन उसने पेरिस में बिताए हैं। अब तो वे दिन बुलाए भी नहीं भूलते। कहने लगा, और यहाँ तो समझिए सारे काम आंधी की तरह होते हैं। अभी किसी के मरने की खबर सुनकर भी नहीं नहीं चुके कि लीजिए साहब, दफनाने के लिए खदेड़ दिए गए। बस बस, बीच में ही उसकी पत्नी बोल पड़ी, इन बेचारों को ये सब बताने की तुम्हें क्या ज़रूरत? जेब कर बुड्ढा माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे सचमुच उसकी कही बातों में बड़ी दिलचस्पी लग रही थी। मैंने इधर पहले ध्यान ही नहीं दिया था। अब उसने फिर बताना शुरू कर दिया कि आश्रम में वह भी साधारण आश्रमवासी के रूप में ही आया था। चूंकि कदकाठी से अभी भी भला चंगा था तो सब चौकीदारी की जगह खाली हुई तो अर्जी दे दी। मैंने कहा, तो क्या हुआ? हो तो तुम अब भी दूसरे आश्रमवासियों की तरह है। मगर वह इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अपने को वह कुछ अफसरनुमा समझता था। खुद से कम उम्र वाले आश्रमवासियों की बात आती तो वह उनका जिक्र वे लोग या कभी कभार उन बूढ़े लोगों के लिए कहकर करता। उसकी सादत से पहले पहल मैं चौंका भी। खैर, अब उसका दृष्टिकोण मेरी समझ में आ गया। चौकीदार के रूप में ही सही, उसकी अपनी एक हैसियत और बाकी लोगों पर कुछ धाक तो थी ही। तभी नर्स लौट आई। रात कुछ ऐसी तेजी से हुई कि लगा रोशनदान के पार का आसमान अचानक काला पड़ गया। चौकीदार ने बत्तियां जला दी। उनके चौंधे ने जरा देर के लिए मुझे एकदम अंधा सा बना दिया। उसने सलाह दी कि मैं आश्रम के लंगर में चलकर भोजन कर लूं, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। इस पर उसने कहा, अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए वह एक गिलास कैफ ले आए, एक विशेष कॉफ़ी। कैफ ओ लाए, एक विशेष कॉफ़ी ले आए। कैफ ओ लाए मेरा प्रिय पेय है। सो कह दिया, शुक्रिया। कुछ मिनटों में वह एक ट्रे उठा लाया। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे सिगरेट की तलब लगी, लेकिन मन में धर्म संकट था कि इस मौके पर माँ की उपस्थिति में सिगरेट पीऊँ या न पीऊँ। जब एक बार फिर सोचा तो कोई खास हर्ज नहीं लगा। अतः एक सिगरेट मैंने चौकीदार को भी पेश की। हम दोनों सिगरेट पीते रहे। थोड़ी देर बाद उसने फिर बातें करनी शुरू कर दी। बात यह है कि शव के पास आपके साथ साथ रत जगह के लिए आपकी माँ और साथी संगी भी आने वाले हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग हमेशा यहाँ रत जगह करते हैं। अच्छा, तो मैं जाकर कुछ और कुर्सियां और बिना दूध की कॉफ़ी का बर्तन ले आऊं? सफ़ेद सफ़ेद दीवारों पर पड़ती रोशनी की चमक मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने पूछा, इनमें से क्या बत्ती बुझा दूं? उसने बताया, यह नहीं होगा। बत्तियां सब इस ढंग से लगाई गई हैं कि या तो सारी ही सारी जलती हैं, सारी बुझ जाती हैं। इसके बाद मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह बाहर जाकर कुर्सियां ले आया। उन्हें ताबूत के चारों ओर लगाकर उसने एक कुर्सी पर कॉफ़ी का पोट और 10-12 प्याले रख दिए। इसके बाद ठीक है, मेरे सामने माँ के पास वह बैठ गया। नर्स कमरे के दूसरे कोने में मेरी और पीठ किए बैठी थी। क्या कर रही थी यह तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी बाहों के हिलाने के ढंग के अंदाज लगा कि सलाइयों से कुछ बुन रही है। मुझे बड़ा आराम मिला था। कॉफ़ी ने मन मन तन मन में सुखद ऊष्मा भर दी थी। खुले दरवाजे से फूलों की भीनी भीनी गंध सी और रात की ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। शायद कुछ पल के लिए मेरी आंखें भी झपक गई थी। अजीब सी सरसराहट की आवाज़ कानों में पड़ी तो जागा। बंद आंखों में मुझे लगा मानो रोशनी पहले से भी ज्यादा तीखी हो गई है। किसी परछाई का नहीं, ना कहीं नामो निशान नहीं है। और हर चीज़ एक एक कोण और कटाव निर्ममता
से आंखों में नक्श हुआ जा रहा है। माँ के संगी साथी बूढ़े बूढ़ियों आने लगे थे। उस मनहूस चौंधा मारती सफ़ेदी के तिरछे होकर गुजरते हुए मैंने गिना, 1 2 3 10। उन लोगों के बैठने पर एक कुर्सी तक के चरमराने का स्वर नहीं सुनाई दिया। उस दिन उन लोगों को मैंने जितना साफ साफ देखा, शायद जिंदगी में कभी किसी चीज़ को उतना साफ नहीं देखा। उनके चेहरे मोरे, कपड़े लत्ते, एक तिनका भी मेरी आंखों से नहीं छूटा। और फिर भी मज़ा यह है कि मुझे उनकी एक भी बात, एक भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे सचमुच हैं भी या नहीं। लगभग सभी महिलाओं ने सामने एप्रॉन बांध रखे थे। सुतलियाँ ऐसे कसकर कमर में बांधी थी कि उनके बड़े बड़े पेट और भी बाहर निकल आए थे। कितने बड़े बड़े होते हैं इन औरतों के पेट, इस तरफ कभी मैंने गौर ही नहीं किया था। हाँ, तो अधिकांशतः पुरुष अफीमचियों और व्यभिचारियों जैसे सूखे मरियल थे और हाथ में छड़ियाँ लिए थे। उनके चेहरे से सबसे खास बात मुझे यह लगी कि उनकी आंखें दिखाई ही नहीं देती थी। झुर्रियों के झुरमुट में बस एक निस्तेज और निर्जीव रोशनी भर नजर आती थी। बैठ चुकने के बाद उन लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया। कुत्ते की दुम की तरह उनकी गर्दनें बद्धी तरह थरथर करती थी और अपने दंतहीन मसूड़ों से वे बैठे बैठे होठ निचोड़े जा रहे थे। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे पहली बार देखकर ये लोग मेरे स्वागत में क्या कहना चाहते हैं, या उनकी यह हरकत सिर्फ बुढ़ापे की कमजोरी के कारण है। मैं तो यह भी मान लेने को तैयार था कि वे लोग अपने अपने ढंग से मेरा स्वागत ही कर रहे हैं, मगर चौकीदार को घेर कर उनका यूं बैठना, संजीदगी से मुझे घूरे जाना और सिर मटकाना देखकर मन में बड़ा अजब 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 लगता था अजीब अजीब लगता था। पल भर को दिमाग में एक बेतुकी सी बात आई, मानो ये सब मेरा इंसाफ करने बैठे हैं। कुछ मिनट बाद औरतों में से एक ने रोना शुरू कर दिया। वह दूसरी लाइन में थी और उसके आगे एक और औरत पड़ती थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया था। ठीक समय पर उसके मुंह से रुक रुक कर गुटी गुटी हल्की सी सिसकी निकलती थी। लगता था कि जैसे ये सिसकियां कभी बंद ही नहीं होंगी। दूसरों को जैसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। सब के सब अपनी अपनी कुर्सियों में दबे सिमटे गुमसुम बैठे थे और ताबूतिया अपनी अपनी छड़ियाँ या जो भी चीज़ सामने पड़ी थी, बस उसे ही एकटके देखे जा रहे थे। औरत का रोना जारी रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस औरत को तो मैं जानता तक नहीं। मन में आया कि चुप करा दूं, लेकिन उससे बोलने की हिम्मत कुछ नहीं पड़ी। कुछ देर बाद चौकीदार ने उसके ऊपर झुककर कान में फुसफुस किया। जवाब में औरत ने केवल सिर झटका और मुंह में कुछ बोली जो सुनाई नहीं दिया, लेकिन रोना अपनी ही उसी गति से चलता रहा। चौकीदार उठकर अपनी कुर्सी को मेरे पास बराबर सरका लाया। पहले तो वह चुपचाप बैठा रहा, फिर बिना बिना मेरी ओर देखे बताने लगा, इसका आपकी माँ में बड़ा प्रेम था। कहती है दुनिया में अकेली आपकी माँ ही इसकी सगी थी, अब कोई भी नहीं रहा। मैं क्या कहता। इसके बाद काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। अब उस औरत का रोना सुबकना काफ़ी कम हो गया था। कुछ देर नाक छिनकने और सूं सूं करने के बाद अब वह भी शांत हो गई। नींद तो नहीं, हाँ थकान जबरदस्त महसूस हो रही थी। टांगें बुरी तरह दुख रही थी। मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हो रही थी मानो इन लोगों की चुप्पी मुझे पीस डाल रही है। एकदम सन्नाटा था और अगर कुछ सुनाई देती थी तो काफ़ी देर रुक रुक कर आती एक आवाज़, अजीब सी आवाज़। पहले तो मैं चकराया कि यह कैसी आवाज़ है, लेकिन ध्यान से सुना तो समझ में आ गया। बैठे बैठे बुड्ढे अपने थुल थुल गाल चूसते थे और इससे वे चुसुर चुसुर की अजीब अजीब आवाज़ें होती थी, जिनसे मैं पहले पहले डर गया था। सब के सब अपने आप में ही ऐसे डूबे थे कि शायद उन्हें इस बात का ध्यान तक नहीं था कि वे ऐसा कुछ कर भी रहे हैं। मुझे तो लगा कि बीचों बीच रखे शव का भी उनके लिए कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वह मेरा भ्रम था। चौकीदार ने एक एक करके हम सबको कॉफ़ी दी तो हमने कॉफ़ी पी। इसके बाद क्या क्या हुआ मुझे याद नहीं आता। जैसे तैसे रात गुजर गई। बस एक ही बात का ख्याल था। बीच में आंखें खुली तो देखा एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे बुड्ढे अपनी कुर्सियों में गुड़ी मुड़ी होकर सो गए हैं। वह अकेला बुड्ढा अपनी छड़ी को दोनों हाथों में जकड़े उन पर अपनी ठुड्डी टिकाए हुए मुझे लगातार यूं घूरे जा रहा था, मानो मेरे जागने की ही राह देख रहा हो।
पर फिर मुझे फौरन ही दोबारा झपकी आ गई। कुछ देर बाद एक बार फिर नींद टूटी। टांगों का दर्द बढ़कर अब पाँव सोने जैसी चुनचुनाहट पैदा करने लग गया था। ऊपर रोशनदान के पार पोफटने का उजाला फैलने लगा। 2-1 मिनट बाद एक और बुड्ढी की भी आंख खुल गई और उसने खो खो करके बार बार खांसना शुरू कर दिया। चार खाने के बड़े से रुमाल में वह खखार थूक लेता था और उसके इस तरह हर बार थूकने के साथ ही लगता कि मानो इसने अब कई की अर्थात उल्टी की। इससे खांसी थूक से औरों की भी नींद खुल गई। चौकीदार ने आकर सूचना दी कि चलने का समय हो गया है। रात भर के कष्टप्रद रत जागे के बाद सबके चेहरे, भूरी आंखें बुझे बुझे हो गए हैं। यूँ तो हमने आपस में ही एक भी बात नहीं की थी, लेकिन जब एक एक करके सबने मुझसे हाथ मिलाया तो एक बात से बड़ा आश्चर्य हुआ लगा, मानो सारी रात साथ बैठकर काटने से इस क्रिया ने हम लोगों के बीच एक निकटता और आत्मीयता का भाव जगा दिया है। मेरा तो बुरा हाल था। चौकीदार मुझे अपने कमरे में ले गया। यहाँ मैंने हाथ मुंह धोकर जरा कपड़े कपड़े वपड़े ठीक ठाक किए। उसकी दी हुई थोड़ी सी सफ़ेद कॉफ़ी पीकर जान में जान आई। बाहर आया तो देखा कि सूरज चढ़ आया है और मारेंगो और समुद्र के बीच की पहाड़ियों के ऊपर आकाश में सिंदूर बिखरा है। बोर की ठंडी ठंडी खारी गंध वाली सुहावनी हवा से लगता था कि आज का दिन काफ़ी अच्छा होगा। गांव और खेतों की ओर आए तो मुझे युगों हो ही गए। सोचने लगा कि माँ का झमेला न होता तो इस समय यहाँ घूमने में कैसा मज़ा आता। इस विचार से साथ ही परिस्थिति का ज्ञान हो गया। खैर, इस समय तो मैं खुले चौक में एक सामान्य पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। ठंडी ठंडी धरती से निकलती सौंधी सौंधी गंध को लंबी लंबी सांसों से पीते हुए लगा ही कि अब उन्नीदेपन का नामो निशान नहीं है। अब मैंने दफ्तर के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस वक्त तो लोग सोकर उठे होंगे और काम पर जाने की तैयारियां कर रहे होंगे। मेरे लिए यह क्षण दिन का सबसे बुरा समय होता है। 10-12 मिनट मैं यूं ही सोचता रहा कि बिल्डिंग के भीतर बजती घंटी से ध्यान टूटा। खिड़कियों से लोग चलते फिरते दिखाई दिए, लेकिन इसके तुरंत बाद ही फिर शांति छा गई। सूरज कुछ और चढ़ आया था और मेरे लिए तलुए गर्म होने लगे थे। चौकीदार खुला चौक पार करके पास आया और बोला, वार्डन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं दफ्तर में गया तो वार्डन ने कुछ और कागजों पर दस्तखत के लिए देखा। अब उसके कपड़े काले रंग के थे। पतलून का कपड़ा महीन और धारियों का था। टेलीफोन का चोंगा हाथ में लिए हुए उसने मेरी तरफ देखा। अभी अभी अंडरटेकर संस्कार व्यवस्थापक अंतिम संस्कार करने वाले के लोग आ गए हैं। ताबूत बंद करने के लिए मुर्दाघर जाने वाले हैं। तुम कहाँ हो? तो उन्हें जरा देर रोक दूं? माँ के अंतिम दर्शन तो करोगे ना? जी नहीं। आवाज़ धीमी करके उसने चोंगे में कुछ कहा। तब ठीक है, फिगिए तुम कुछ आदमी को सीधे वहाँ भेज दो। फिर उसने बताया कि अंत्येष्टि के समय वह भी उसमें रहेगा। मैंने धन्यवाद दिया। डेस्क के सामने बैठे बैठे उसने अपनी टांग पर टांग रखी और पीठ पीछे टिकाली कहा, ड्यूटी वाली नर्स के अलावा सोग मनाने वाले मैं और वह केवल दो ही जने होंगे। शोक मनाने वाले केवल दो ही जने होंगे। यह यहाँ का नियम है कि आश्रमवासी अंत्येष्टि में शामिल न हो। हाँ, अगर उनमें से कुछ चाहें तो रत जगह के लिए पहली रात अर्थी के पास बैठ सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं, उसने समझाया। यह इन लोगों की भलाई के लिए है। मानसिक कष्ट से बच जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने तुम्हारी माँ के एक पुराने साथी को साथ चलने की अनुमति दे दी है। नाम है उनका तोमर पीरे। वार्डन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यह प्रसंग भी एक तरह से बड़ा करुणाजनक है। तुम्हारी माँ और ये साहब बड़े अभिन्न जैसे हो गए थे। अपनी इस नई मंगेतर के लिए दूसरे बूढ़े लोग पीरे को चढ़ाया भी करते थे। पूछते, शादी कब कर रहे हो? पीरे हंसकर उड़ा देते। सो एक तरह से यह यहाँ का एक स्थायी मजाक था। सोच ही सकते हो तुम्हारी माँ के न रहने से इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मुझे खुद लगा कि अंत्येष्टि में शामिल होने की इनकी प्रार्थना को न मानना ज्यादती होगी।
हाँ, डॉक्टर ने सलाह मानकर मैंने पिछली रात इनके शव के पास रत जगह नहीं करने दिया था। कुछ देर कुछ देर बिना कुछ बोले चाले हम लोग यूं ही बैठे रहे। फिर वार्डन उठकर खिड़की के पास गया और बोला, अरे मोरिंगो के पादरी साहब, तो वो चले आ रहे तो वो चले आ रहे वक्त से कुछ पहले ही आ गए। चर्च गांव में है और वहां तक पहुंचते पहुंचते 1 पौना घंटा लग जाएगा। यह बताकर वार्डन नीचे चला गया। पादरी मुर्दाघर के सामने ही खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। साथ में 2 सहायक थे। एक के हाथ में एक धूपदान था। उसके उसके ऊपर एक झुका पादरी उसे लटकाने वाली चांदी की जंजीर ठीक कर रहा था। हमें देखा तो तनकर सीधा खड़ा हो गया। मुझसे बेटे बेटे कहकर 2 4 बातें की, फिर आगे आगे मुर्दाघर में चल दिया। घुसते ही मैंने देखा कि ताबूत के पीछे 4 व्यक्ति काले कपड़े पहने खड़े हैं। पेंच कसे जा चुके हैं। ठीक उसी समय वार्डन को कहते हुए सुना कि ताबूत ले चलने की गाड़ी आ गई है। पादरी ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी। इसके बाद सब लोग चल पड़े। काले रंग की एक पट्टी को पकड़े पकड़े वे 4 व्यक्ति ताबूत के पास आ गए। उनके पीछे पीछे लाइन में पादरी, प्रार्थनाएं गाने वाले लड़के और फिर मैं। दरवाजे से लगी एक महिला खड़ी थी। इसे मैंने पहले नहीं देखा था। वार्डन ने उसे बताया, यही मोशिए म्योर सोल है। उसका नाम मेरे पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन यह समझ गया कि इसी आश्रम की परिचारिका सिस्टर है। मेरे परिचय के साथ उसके लंबे सूखे से चेहरे पर मुस्कुराहट की एक रेखा तक नहीं झलकी। बस वह जरा सा सामने झुककर रह गई। ताबूत को गुजरने देने के लिए हम लोग दरवाजे से हटकर खड़े हो गए। ताबूत निकल गया तो ले चलने वालों के पीछे पीछे हो लिए और लंबा सा गलियारा पार करके सामने वाले फाटक पर आ गए। यहाँ ताबूत के लिए खाड़ी गाड़ी तैयार खड़ी है। लंबी चमचम करती काली वर्निश पुती इस गाड़ी को देखकर मुझे दफ्तर के कमलदान का धुंधला सा ध्यान हो आया। गाड़ी के बगल में ही अजीबोगरीब कपड़े पहने एक छोटा सा व्यक्ति खड़ा था। बाद में जाना यह साहब अंत्येष्टि की देखरेख करने के लिए हैं। एक तरह के पुरोहित ही समझो। उसके पास ही बड़े लाचार और जेपे जेपे से दिखते मेरी माँ के खास मित्र महाशय पीरे खड़े थे। सिर पर फेल्ट हैट था, जिसकी टुपियां फिरनी के बर्तन जैसी और किनारे बेहद चौड़े थे। जूतों और हारमोनियम के पर्दे की तालियां दिखती। पतलून और चौड़े चौड़े ऊंचे सफ़ेद कॉलर पर निहायत पिद्दी सी दिखती काली टाई। जैसे ही ताबूत दरवाजे से बाहर निकला कि आपने झटके से टॉप उतार दिया। पकोड़े जैसी फूली फुंसियां लदी नाक के नीचे होठ फड़क रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसके कानों की ओर आकर्षित हुआ। कनपट्टियों की जर्दी पर लाख के बुल्लों जैसे दिखते बाहर को निकले लाल लाल कान और उनके चारों ओर सिर पर सफेद रेशमी वालों के गुच्छों के गोट। अंडरटेकर के सेवकों ने हाँक कर हमें अपनी अपनी जगह कर दिया, अर्थात गाड़ी के सामने पादरी और इधर उधर काले कपड़े पहनने 4 व्यक्ति और गाड़ी के पीछे पीछे मैं और वार्डन, सबसे पीछे पीरी महाशय और नर्स। धूप आसमान में लपट मारने लगी थी और जुलस तेजी से बढ़ रही थी। ताप की पहली लपटें तो अपनी पीठ पर मुझे ऐसी लगी मानो गर्म जीभ से कोई चाट रहा हो। काले सूट से तो हालत और भी खराब थी। न मालूम रवाना होने में इतनी देर करने का क्या कारण था। पीरे महाशय ने अब फिर टोप उतार कर हाथ में ले लिया। वार्डन ने जब उनके बारे में और भी बताना शुरू किया तो मैं जरा उनकी ओर तिरछा मुड़ कर देखने लगा। याद है, वार्डन कहे जा रहा था कि सांझ के शीतल समय मेरी माँ और ये पीरे महाशय काफ़ी दूर दूर तक टहलने जाया करते थे। कभी कभी ये गांव तक आ जाते थे। हाँ, नर्स तो उनके साथ होती ही थी। अब मैंने उस खुले वातावरण और ग्राम प्रदेश की ओर निगाह डाली। देखा मोरपंखी के पेड़ धरती की उठान के साथ नीचे से घने और दूर की ओर सरकते होते क्षितिज देखा और पहाड़ियों की ओर चले गए। तपी लाल धरती, जगह जगह घनी फैली हरियाली से भरी
बरी है और यहाँ वहाँ कोई मकान इक्का दुक्का खड़ा है। तेज धूप में उसका एक एक कोना और मोड़ का उभार साफ दिख रहा है। इस सारे दृश्य को देखकर माँ के मन की बात मेरी समझ में आने लगी। इन प्रदेशों में सांझ के समय जरूर ही निहायत मनहूस और निरस किस्म की शांति छाई रहती होगी। इस समय सुबह की इस खुली में सब साफ धूप में भी जब सब कुछ लूलपट में दप दप चमक रहा है, तब भी इस खुले फैले प्राणतर को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो यहाँ कुछ अमानवीय है, कुछ है जो मन को बुझा देता है। आखिरकार काफिला चला। तब पहली बार मैंने देखा कि पीरे थोड़ा पांव लचका कर चलते हैं। गाड़ी की चाल जरा तेज हुई तो बेचारे पीरे महाशय कदम कदम पिछड़ने लगे। गाड़ी के साथ चलने वाला एक आदमी भी पीछे छूटते छूटते मेरे बराबर आ गया। देखकर ताज्जुब होता कि आसमान में सूरज को पर लग गए हैं, अभी यहाँ तो अभी वहाँ। तभी मैंने ध्यान दिया कि काफी देर से हवा में झुलसती घास की सरसराहट और बुनगों की बन बन गूंज रही थी। पसीना मेरे चेहरे पर चूह चूहा रहा था। टोप नहीं था, इसलिए मैं रुमाल से ही हवा करने लगा। अंडरटेकर के आदमी ने मेरी ओर पलट कर कुछ कहा। मैं उसकी बात नहीं समझा। दाहिने हाथ से टोप को तिरछा उठाए हुए उसने बाएं हाथ के रुमाल से अपनी खोपड़ी को चंदिया पूछ पहुंची। मैंने पूछा, आप कुछ कह रहे थे क्या? उसने आसमान की ओर इशारा करके कहा, आज गजब की धूप है, क्यों है ना? जी हाँ, मैंने कहा। कुछ ठहर कर उसने पूछा, हम लोग आपकी माँ को ही दफन करने के लिए ले जा रहे हैं ना? जी हाँ, मैंने फिर बोला। कितनी उम्र थी? यही समझिए कि किसी तरह चल रही थी, लेकिन सच तो यह है कि उनकी सही सही उम्र खुद मुझे नहीं मालूम थी। इसके बाद वह चुप हो गया। घूम कर देखा, पीरे माँ से करीब 50 गज पीछे लंगड़ाते लंगड़ाते घिसटते चले आ रहे थे। साथ साथ आ जाने की कोशिश में हाथ भर आगे अपना बड़ा सा फेल्ट हैट झुलाते जाते थे। मैंने एक निगाह वार्डन पर भी डाली। वह बिना चेहरे पर कोई भाव लाए बड़े चुस्त और नपे तुले कदमों से चला आ रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें चूचुहा आई थी। उन्हें भी उसने नहीं पूछा। मुझे लगा हमारा यह छोटा सा काफिला जरा ज्यादा ही तेज चल रहा है। जहाँ जहाँ तक निगाह जाती है वहीं वहीं धूप, नाए खेत खलियान दिखाई देते हैं। आसमान में ऐसा चौंधा था कि आंख उठते नहीं बनता था। अब हम लोग ताजा ताजा तारकोल पड़ी सड़क के टुकड़े पर चल रहे थे। यहाँ धरती पर गर्मी की लहर बबका मार रही थी। कदम पड़ते ही पांव फच से चिपक जाता था और हटते ही दरार जैसा काला चमक निशान छूट जाता था। गाड़ी के ऊपर निकला हुआ गाड़ी वाले का चमचम करता काला टोप भी इसे चिपचिपे तारकोल के लोंदे जैसा लगता था। ऊपर की आसमानी सफेदी का चूंदा और नीचे चारों तरफ का यह काला कालापन, अर्थात गाड़ी का चमचम करता कालापन, सेवकों के कपड़ों का निस्तेज कालापन और सड़क पर छूटी छापों का यह रुपहला कालापन, इस सब को देखकर बड़ी अजीब सी अनुभूति होती थी, मानो यह सब सच नहीं सपना हो। इस सब के साथ ऊपर से छाई थी तरह तरह की गंध। गाड़ी के चमड़े और लीद की गंध के साथ मिली जुली लोबान और अगरू की गंध के बबके, रात की उखड़ी नींद की खुमारी। और इस सारे वातावरण के कारण मुझे लगता था कि जैसे मेरी आंखें और विचार शक्ति धुंधली हुई चली जा रही है। मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा। इस बार पीरे महाशय बहुत ही पीछे छूटे दिखाई दिए। गर्मी की धुंध में नहीं, नजर आए कि अचानक एकदम गायब हो गए। आखिर गए कहाँ? कुछ देर की माथापच्ची के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि वे सड़क छोड़कर खेतों में मुड़ गए हैं। तभी देखा कि सड़क कुछ दूर आगे जाकर मोड़ लेती है। अच्छा, तो पीरे महाशय ने हमें पकड़ने के लिए यह पगडंडी पकड़ी है। वे यहाँ आसपास की जगहों से खूब परिचित थे। सड़क पर हम लोग जैसे ही धूप घूमे कि वे हमारे साथ आ गए, लेकिन धीरे धीरे फिर पिछड़ने लगे। आगे जाकर उन्होंने फिर इसी तरह एक पगडंडी पकड़ी। आधे घंटे में यह कई बार हुआ तो शीघ्र ही उनकी इस हरकत में मेरी दिलचस्पी समाप्त हो गई। कनपट्टियों में बड़कन हो रही थी और जैसे तैसे अपने को घसीट रहा था। इसके बाद का सारा काम बड़ी हबड़ दबड़ में और कुछ ऐसी मशीनें नपे तुले ढंग से हुआ कि मुझे अब कोई भी
बात याद नहीं है। हाँ, याद है बस इतना कि जब हम गांव के सिरे पर पहुंचे तो नर्स ने मुझसे कुछ कहा था। उसका स्वर सुनकर मैं चौंक पड़ा। चेहरे से इस स्वर का कोई मेल नहीं था। स्वर बड़ा मधुर और कंपन भरा था। वह कह रही थी, अगर बहुत धीरे धीरे चलिए तो लू लगने का खतरा, और तेज तेज चलिए तो शरीर पसीने से तरबतर। तब चर्च की ठंडी हवा लगते ही जुकाम का हमला। उसकी बात मैंने समझी। मतलब था कि आदमी को एक न एक चीज तो भुगतनी ही थी। अंत्येष्टि के समय की कुछ अंत्येष्टि के समय की कुछ और बातें भी अभी तक याद रह गई हैं। जैसे गांव के ठीक बाहर जब आखिर बार बुढ़ऊ ने हमें पकड़ा था, उस क्षण का उनका चेहरा शायद थकान या दुख से, या शायद दोनों के कारण आंखों से धार आंसू बह रहे थे। लेकिन खाल की झुर्रियों के कारण आंसू नहीं टपक पाते थे, और वहीं झुर्रियों में आड़े तिरछे फैल जाते थे। इससे वह थका परस्त बूढ़ा चेहरा गीला गीला चमक दिखता था। चर्च की शक्ल और आसपास का वातावरण, सड़क पर चलते फिरते गांव वाले कब्रों पर खिले हुए लाल जेरनियल जेरनोल जेरेनियम के फूल, कपड़े की गुड़िया की तरह पीरे का बेहोशी के दौरे से लुढ़क पड़ना, माँ के ताबूत पर मुठ्ठियाँ भर भर कर पड़ती मटमैली मिट्टी का गिरना, उस मिट्टी में मिले सफ़ेद सफ़ेद जड़ों के तिनके। फिर और लोगों की भीड़, आवाज़ें, कैफ़े के बाहर खड़े लोग, बस की प्रतीक्षा करना, इंजन की खड खड, अल्जीर अल्जीयर्स की जगर मगर करती सड़कों पर अपनी बस बस के प्रवेश के साथ ही खुशी की जुरजुरी महसूस करते हुए घर पहुंचकर सबसे पहले बिस्तरे पर जाकर पड़ने और 12 घंटे लंबे लंबे तान कर सोने की कल्पना करना, यह सब मुझे अब भी याद है। तो 2, नींद टूटने पर समझ में आया कि क्यों मेरे 2 दिनों की छुट्टी मांगने से साहब का मुंह उतर गया था। आज शनिवार था। उस समय तो यह बात ही मेरे दिमाग में नहीं थी। अब बिस्तर छोड़ते समय मुझे ख्याल आया, जरूर साहब ने सोचा होगा कि इस तरह तो मैं पूरे 4 दिनों की छुट्टियां जाड़े ले रहा हूँ। यह बात उनके गले उतरती ही क्यों। खैर, पहली बात तो यह है कि माँ को आज की बजाय कल दफन किया गया। इसमें मेरा क्या दोष। दूसरे, शनि और रवि की छुट्टी तो मुझे हर हालत में मिलनी ही थी। बहरहाल, इसमें मैंने अपने साहब का दृष्टिकोण न समझा हो, ऐसा नहीं है। पिछले दिन जो गुजरा था उसने सचमुच मुझे ऐसा परस्त कर डाला था कि उठना मुसीबत लग रहा था। हजामत बनाते बनाते सोचने लगा कि आज सारा दिन कैसे काटा जाए। तय किया कि तैरने से तबीयत कुछ न कुछ तो सुधरेगी ही। सो सीधी बंदरगाह जाने वाली ट्राम पकड़ी। वही पुरानी रफ्तार थी। संतरण कुंड में युवक युवतियों का जमाव था। उन्हीं में हमारे दफ्तर की भूतपूर्व टाइपिस्ट मेरी कार्डोना भी दिखाई पड़ी। मेरा भी झुकाव उन दिनों उसी की तरफ खासा था, और समझता हूँ कि वह भी मुझे पसंद करती थी। लेकिन यहाँ लेकिन हमारे यहाँ यह रही ही कितने से कम की कुछ बात ही नहीं बनी। तैरने वाले तख्ते पर चढ़ने से हम सहारा देते हुए मैंने जरा उसकी छातियों पर भी हाथ फेर दिए। वह तख्ते पर चित लेट गई और मैं खड़ा खड़ा पानी में तैरता चलने लगा। पल भर बाद वह करवट लेकर मुझे देखने लगी। मैं भी छाती के बल सरक कर उसके बगल में लेट गया। हवा बड़ी सुहानी गर्म थी। खेल खेल में मैंने अपना सिर उसकी गोद में गड़ा दिया। लगा उसने बुरा नहीं माना तो सिर वहीं रखे रहा। सारा नीला और सुनहला आकाश मेरी आंखों में उतर आया था। मेरी के पेट का मेरे सिर के नीचे हल्के हल्के उठना गिरना मेरे तन मन को विभोर किए दे रहा था। हम दोनों ही उस तंद्रिल अवस्था में कम से कम आध घंटा तो उस तख्ते पर ही तैरे ही होंगे। धूप जब बहुत तेज हो गई तो उसने उछलकर पानी में गोता लगाया। मैं भी उसके पीछे पीछे कूदा और पकड़कर अपनी बाह उसकी कमर के इर्द गिर्द डाल ली। हम यूं ही अगल बगल लेटे तैरने लगे। वह लगातार हंसे जा रही थी। फिर संतरण कुंड अर्थात स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हम लोग अपने शरीर सुखा रहे थे। तो वह बोली,
तुम्हारा रंग मुझसे मुझसे साफ है। मैंने पूछा, शाम को मेरे साथ सिनेमा चलोगी? वह फिर हंसने लगी, बोली हाँ हाँ, लेकिन उसने शर्त रखी कि उस मजाकिया खेल में चलेंगे जिसमें फर्नांडेल ने काम किया है। आजकल बच्चे बच्चे की जबान पर उसकी चर्चा है। हमने कपड़े पहन लिए तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी काली टाई को देखते हुए पूछने लगी, क्या बात है, कोई गमी हो गई है क्या? मैंने माँ के न रहने की बात बताई। पूछा, कब? कल, मैंने कहा। वह मुंह से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन लगा जैसे सकुच कर परे सरक गई। जीभ तक आई बात मैंने दबा ली, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। याद आया, यही बात मैंने साहब से भी कही थी। उस वक्त कैसी मूर्खतापूर्ण लगी थी। जो मूर्खतापूर्ण लगे या न लगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी बातों से मन में अपराध भावना जरूर महसूस होने लगती है। बहरहाल सांझ तक मेरी सारी बातें मेरी सारी बातें भूल भाल गई। कहीं कहीं फिल्म मजाकिया जरूर थी, लेकिन सब मिलाकर थी 16 आना बकवास ही। वह मेरे पाँव से पाँव रगड़ती थी और मैं उसकी अपनी ओर वाली छाती से छिड़खानी करता रहा। तस्वीर जब खत्म होने वाली थी तो मैंने उसे चूम लिया, लेकिन यह चूमना बड़े बेहुदे ढंग से हुआ। फिर वह साथ साथ घर आई। मेरी नींद टूटने से पहले ही वह चली गई थी। वह बताती थी कि मौसी घर में सबसे पहले ही उससे ही तलाश करती है। याद आया, आज तो रविवार है। मन खराब हो गया। इस कमबख्त रविवार का मुझे कभी ख्याल ही नहीं रहता। मैं तकिए में सिर घुसाकर मैरी के केशों से लगी खारी खारी गंध को अलस भाव से सांस के साथ पीने लगा। 10 तक टांगे पसार कर सोया, और इसके बाद भी सिगरेट पर सिगरेट फूकता दोपहर तक बिस्तर पर ही करवटें बदलता रहा। तय किया कि आज और दिनों की तरह सेलेस्ते के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे। वहाँ लोग दुनिया भर के सवाल जवाब करके मेरी नाक में दम कर देते हैं। मुझे यह जिरह बाजी पसंद नहीं है। अतः कुछ अंडे उबाले और उसी बर्तन में रख कर खाई। डबल रोटी बची ही नहीं थी, और नीचे से खरीद कर लाने की तबालत मंजूर नहीं थी। सोचा, बिना डबल रोटी ही सही। खाने के बाद समय में ही नहीं आया कि अब करूं तो क्या करूं। बस अपने उस छोटे से फ्लैट में इधर उधर से चक्कर लगाता रहा। माँ साथ थी तो यह फ्लैट हमारी रिहायश के लिए काफ़ी था। अब मुझे अकेले के लिए तो बहुत बड़ा पड़ता है। सो मैं खाने की मेज को सोने के कमरे में ही खींच लाया था। मेरे उपयोग का बस यही कमरा रह गया था। सारा जरूरत का फर्नीचर इसमें था। पीतल का पलंग, एक श्रृंगार मेज, बेंत की कुछ कुर्सियां जिनमें बैठने की जगह, गड्ढे पड़ गए थे, दाग दगीले शीशे वाली कपड़े टांगने की अलमारी। बाकी के फ्लैट से चूंकि काम ही नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने उसकी साज सवार का सिरदर्द भी छोड़ दिया था। जब देखा कि कुछ करने को ही नहीं है, तो फिर फर्श पर पड़ा जाना कब का पुराना अखबार ही उठाकर पढ़ने लगा। उसमें कुशन सोल्ट का एक विज्ञापन था। मैंने उसे काट कर अपने एल्बम में चिपका लिया। अखबार में जो चीज़ें मुझे मज़ेदार लगती थी उन्हें मैं इसी एल्बम में चिपका लेता था। मल मल कर हाथ धोए और लाचार बाहर बालकनी में निकल गया। अब कहीं मन न लगता तो मैं यहीं आ जाता। सोने वाला कमरा मोहल्ले की खास सड़क की तरफ पड़ता था। हालांकि मौसम बड़ा खुला और सुहावना था, लेकिन सड़क के पत्थर पर अब भी काले काले चमक रहे थे। सड़क पर भीड़ नहीं थी, और जो भी दो चार आदमी, ये सब निरुद्देश्य निरर्थक भाग दौड़ करते लगते थे। सबसे पहले छुट्टी की सांझ को सैर करने जाता हुआ एक परिवार आता दिखाई दिया। आगे आगे मल्लाहों जैसे सूट पहने दो छोटे छोटे छोकरे थे। उनके पतलूनें मुश्किल से टखनों तक पहुंचती थी, और रविवार के अपने सबसे अच्छे कपड़े में भी वे उज्जबक से दिखते थे। फिर बड़ी सी गुलाबी वो लगाए काले पेटेंट चमड़े के जूते पहने छोटी सी लड़की, पीछे पीछे बादामी रंग के रेशमी कपड़ों में उनका भारी भरकम माँ, और चुस्त दुरुस्त कपड़ों में उनका बाप। इस व्यक्ति को मैं शक्ल से पहचानता था। सिर पर चटाई का टोप, हाथ में छड़ी और बटरफ्लाई टाई। इसे पत्नी की बगल में चलते हुए देखा तो समझ में आ गया कि लोग क्यों इसके बारे में कहते हैं। खुद अच्छे ऊंचे कुल का है, लेकिन शादी इसने अपने से नीचे कुल में कर ली है। इसके बाद नौजवानों का दल गुजरा। ये मोहल्ले के शोहदे थे।
तेल चुआते बाल, लाल लाल टाइयाँ, बहुत तंग कमर वाले कोट, बैल बूटे, कड़ी जेबें और चकोर पंजों वाले जूते। अंदाज लगाया, जरूर ये लोग शहर के बीच वाले किसी सिनेमा घर की तरफ दावा बोल रहे हैं। तभी तो घर से इतनी जल्दी निकल पड़े हैं और गला फाड़ फाड़ कर हंसते बीतते ट्राम स्टॉप का दमा चौकड़ी मचाए हैं।